दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि आने वाले दिन में मार्केट क्या और भी ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि आज जैसे कि हमने देखा कि मार्केट में कम से कम 480 पॉइंट का निफ्टी में जो एक गिरावट देखी गई। हालांकि वो गिरावट मार्केट के ख़त्म होते होते 308 पॉइंट की ही गिरावट रही, जहां पे अभी निफ्टी 23,995 के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 24,000 के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। और यही हमने पिछले हफ्ते देखा था कि 24,000 का एक लेवल टच करने के बाद मार्केट वहां से 300 पॉइंट का जो अपसाइड दिखाया था, वहां पे हम सभी को यही लग रहा था कि अब मार्केट में जितनी भी गिरावट होनी थी 26,300 के लेवल से जो 2200 अंक की गिरावट हुई, उसके बाद ये मार्केट सस्टेन करेगा और यहां से एक अप मूव दिखाएगा। लेकिन आज के मार्केट में 450 पॉइंट या 480 पॉइंट तक का जो गिरावट हुआ, इसके बाद ये लग रहा है कि मार्केट में अभी और भी ज्यादा गिरावट देखना बाकी रह गया है। हालांकि इन गिरावट के कारणों का आप पता लगाएंगे और भी नेट पे सर्च करेंगे तो देखिए कोई एक मूल कारण नहीं निकलेगा। इसके पीछे वही पुरानी बातें कि ज्यादातर बेहतरीन कंपनियों के जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं, क्वार्टर टू के रिजल्ट्स हैं, वो या तो मिले जुले आ रहे हैं या फिर जो उम्मीद है उससे अच्छा नहीं आ रहा है। दूसरा पॉइंट अगर हम पकड़ते हैं तो वो चाइना का इश्यू है, जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो हमारे मार्केट से पैसा विड्रॉल करके ले जा रहे हैं चाइना के मार्केट की तरफ, क्योंकि वहां के इंडेक्सेस अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और आपको पता ही है कि बड़े निवेशक वहीं जाते हैं जहां उन्हें ज्यादा रिटर्न दिखता है। बड़े निवेशक ज्यादातर बड़े लंबे समय के लिए निवेश नहीं भी करते हैं, और करते हैं तो वो बहुत ही कम अमाउंट होता है। तो इस वक्त तो वो चाइना की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पे उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेकिन ये ज्यादा दिन की नहीं होगी, ये चीज आपको भी पता है। चाइना का जो मार्केट है वो भी बहुत मुश्किलों में सरवाइव कर रहा है। उसके इंडेक्सेस ने पिछले 5 साल से कोई खास रिटर्न नहीं दिया है, जहां पे हमारा मार्केट काफी ज्यादा रिटर्न दे चुका है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 18,000 से निफ्टी चलते हुए आज 26,000 तक आ गया है। वहीं पे चाइना का मार्केट समझिए उस समय के 15,000 का जो उनका इंडेक्स था वहीं के वहीं रुका हुआ है। तो ये चीजें अभी वहां पे थोड़ा प्रोग्रेसिव दिख रहा है तो लोग जा रहे हैं। अच्छा, हम तीसरे कारणों पे बात करें तो एक तो आपको पता ही है कि आज 1 साल से इजराइल, हमास और ये जो ईरान है, इनका जो लड़ाई का चल रहा है चक्कर, इस कारण ये तो पुराना हुआ, इसे हम इतना भी ज्यादा हार्ड पॉइंट नहीं मान सकते। चौथा जो नया एक कारण है वो ये है कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो इलेक्शन चल रहे हैं, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी के बीच में एक बहुत बड़ी जो एक इलेक्शन की जंग है वो देखने को मिल रही है। और वहीं पे दुनिया एक होप लगा के बैठी है कि क्या कमला हैरिस वहां पे यूएस प्रेसिडेंट बनेंगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो दोबारा रिपीट करेंगे। यहाँ पे इंडिया के फेवर में अगर बात किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के जो पहला रिलेशन है इंडिया के साथ वो काफी अच्छा रहा है, और उनके यूएस में रहते हुए प्रेसिडेंट, ये जो इंडिया का मार्केट है उसने भी अच्छा रिवाइव दिया है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो जब भी यूएस में इलेक्शंस हुए हैं, ज्यादातर बार इंडिया का जो मार्केट है वो स्टेबल ही रहा है, या डाउनफॉल एक आध बार आया है तो बहुत ही कम। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये इलेक्शन चाहे अमेरिका का हो या हमारे भारत में भी, 1 महीना पहले और 1 महीने बाद तक ये थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी, थोड़ी वॉलिटिलिटी मार्केट में बनी रहती है। अब हमें यहाँ ये देखना है कि हमें ओवरऑल मार्केट में जो भी चीजें चले, हमें तो अपने पोर्टफोलियो से मतलब है। और आप लोग जानते ही हैं कि पोर्टफोलियो को बना के रखना, पोर्टफोलियो को ज्यादा छेड़छाड़ ना करना, और उसमें फंडामेंटल और जितने भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनको होल्ड करके रखना, और टाइम टू टाइम उसमें अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते हुए, उसकी क्वांटिटी लेते हुए और भी ज्यादा आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे अच्छे अच्छे पीएसयू कंपनियों के साथ साथ बाकी भी जितने शेयर्स हैं जो फंडामेंटल और जो गुड क्वालिटी के शेयर होते हैं वो 25 से 30% तक के आपके डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। हालांकि मैं एक अपडेट दे दूं कि आईआरएफसी जो है उसका क्वार्टर टू रिजल्ट जो आया था, जो कि एक स्टेबल है, बढ़िया आया है। 1580 करोड़ का जो पिछला उनका क्वार्टर रिजल्ट था उसके हिसाब से 1637 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट निकल के उनका आया है, ये काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला है। और इसी में आईआरएफसी ने क्वार्टर टू के साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंस किया है, जिसकी एक्स डेट 12 नवंबर रहने वाली है। मतलब 12 नवंबर से पहले पहले आपके डीमेट अकाउंट में पहले से जितने भी आईआरएफसी के शेयर थे, या फिर आप और 11 नवंबर के लास्ट मार्केट एंड होने तक जितने भी शेयर्स आप खरीद के रखेंगे, उन सब शेयर्स पे आपको पर शेयर 0.80 पैसा, मतलब 80 पैसा का जो डिविडेंड है वो मिलेगा। तो पर शेयर आपको 80 पैसा का डिविडेंड देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल को ही रिपीट करता हुआ आ रहा है। आईआरएफसी पहले भी अभी 2 महीने पहले आपका अगस्त में
0.70 पैसा का डिविडेंड दे चुका है और दोबारा वो इस क्वार्टर रिजल्ट में 0.80 पैसा का जो डिविडेंड है वो दे रहा है। हालांकि इस कंपनी से उम्मीद ये है कि आने वाले समय में ये अपने डिविडेंड के अमाउंट को बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि 1.5 साल पहले जब IRFC 30-40 रुपए से लेके 60 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा था, तब भी ये कंपनी साल में 2 बार, एक बार 70 पैसा और एक बार 80 पैसे का ये डिविडेंड देते आई है। लेकिन अब इसका शेयर प्राइस काफी आगे निकल चुका है। उसके हिसाब से अगर फेस वैल्यू की परसेंटेज देखे तो वो तो ठीक है, लेकिन जो शेयर प्राइस चल रहा है 150 रुपए का, अगर उसके आसपास अगर 80 पैसा को कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा कम होता है, जो कि 1% से भी कम है होगा। दूसरा एक पॉइंट हम बात कर लें कि टाटा पावर का। यहाँ पे टाटा पावर का जो क्वार्टर रिजल्ट आया था, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वो भी स्टेबल ही आया है। लेकिन यहाँ पे टाटा पावर का एक जो नया अपडेट आ रहा है कि कंपनी के CMD और CEO के तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है, जिसमें टाटा अपने कैपेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब अपने जो कारोबार है उसमें निवेश करने की जो पोटेंशियल है, उसे 11,000 करोड़ से बढ़ा के 22,000 करोड़ कर रहा है। 22,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले हमें जो 6 महीने हैं वहां देखने को मिलेगा। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट अभी क्लियर नहीं किया गया कि ये थर्मल पावर या पावर जनरेशन या फिर सोलर या ईवी के लिए किया जाएगा। इसके लिए टाटा सन्स एंड टाटा पावर के जो जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनके अप्रूवल के बाद ही ये फंड रेज होगा। तो ये फंड लगाने के लिए टाटा सन्स और टाटा जो पावर है, अगर इनके मैनेजमेंट को तय करना है तो यहां हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि ये 22,000 करोड़ ये मार्केट से नहीं उठाएंगे। ये टाटा सन्स और टाटा ग्रुप का जो फंड होता है ये वहां से पैसा लगेगा, टाटा पावर के अपने जो फंड है, जो एसेट्स हैं वहां लगेगा। इसका मतलब इस फंड पे इसे किसी को, मतलब टाटा पावर को ब्याज नहीं देना पड़ेगा, जिसके कारण इसका जो क्वार्टर रिजल्ट इस बार आया है, जो अगली बार आएगा और हो सकता है मे बी 1 साल बाद आए, तो वहां पे जो इनका एक्सपेंडिचर है वहां हमें ब्याज का कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, टाटा पावर एक ऐसा शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल होना चाहिए और अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, क्योंकि इस पे अगर हम सालाना आधार पे देखें तो इसने कंपाउंड भी किया है पैसे को। कोविड में ये 30-40 रुपए का मिल रहा था, लेकिन वो बात एक अलग है। लेकिन पिछले आप 3 साल का भी ग्राफ देखेंगे तो 3 साल में टाटा पावर ने अच्छे खासे रिजल्ट्स दिए हैं। वैसे भी इसे अच्छे अच्छे ब्रोकरेजेस ने 525 रुपए का टारगेट दिया था, लेकिन इस समय मार्केट का जो एक गिरता हुआ माहौल है, जिसके वजह से सारे शेयर्स अच्छे सब गिर रहे हैं, तो यहाँ पे टाटा पावर भी थोड़ा दबाव में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक इसकी अच्छी बात है कि अगर आप पूरे साल का भी ग्राफ देखेंगे तो इसने अपने 400 रुपए के ऊपर का जो लेवल है, एक स्ट्रेंथ है, इसको बना के रखा है। 400 रुपए के नीचे ये देखने को आपको नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी मार्केट में बड़ी गिरावट आई हो। इसने जब भी अपना अच्छा मूव दिखाया है, 450 के ऊपर गया है, तो अच्छे अच्छे ब्रोकरेजेस ने इसे 500 प्लस के ही टारगेट दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म में एक पावर सेक्टर को, प्राइवेट प्लेयर में टाटा पावर को रखना काफी ज्यादा अच्छा होगा, खास करके इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में जहां और भी अदर शेयर हैं वो काफी ज्यादा गिरावट दिखाती है। वहीं टाटा पावर की एक खास बात है कि इसमें गिरावट कम देखने को मिलती है। अब रह गया बात की मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को बना के रखना, तो आपको पता है कि हम पहले से ही कहते हैं कि अगर आपके पास 2 डीमेट अकाउंट है तो एक डीमेट से आप ट्रेड जरूर करें, लेकिन उसके अंदर पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स का बना के रखें। और वो म्यूचुअल फंड्स 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 5 म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा होता है, काफी बढ़िया होता है, ना तो बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। इतने तो आपको रखने चाहिए जिसमें 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप और 1 लार्ज कैप का जो आपका म्यूचुअल फंड है वो आपके पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा स्टेबिलिटी और काफी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ देता है। देखिए, एक चीज यहां और समझनी होगी कि बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर फ्रेंड्स कमेंट करते हैं और हमसे सवाल करते हैं कि सर मार्केट गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। लेकिन एक चीज आप समझिए, मार्केट गिरेगा नहीं अगर इंडेक्सेस कम नहीं होंगे और आपकी एसआईपी इस गिरते हुए मार्केट में, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट चाहे स्टॉक की हो, चाहे इक्विटी की हो, या फिर म्यूचुअल फंड की हो, अगर आप गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप गिरते हुए मार्केट में अपनी एसआईपीज नहीं डालेंगे, तो फिर आपको आने वाले जो लॉन्ग टर्म का समय है वहां पे अच्छे रिटर्न देखने नहीं मिलेगा। क्योंकि आप हमेशा बढ़ते हुए मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो एक एवरेजिंग आता है वो ऊपर का आएगा। तो एवरेजिंग को नीचे और मिडिल में रखने के लिए आपको हर बाई ऑन डिप, हर मार्केट के हर फेजेस में, जैसे गिरे हुए मार्केट में, उठे हुए मार्केट में, मार्केट स्टेबल है तब आपको अपनी एसआईपीज कंटिन्यू रखनी चाहिए। और एसआईपीज तो म्यूचुअल फंड की हो गई, लेकिन अगर आपने ईटीएफ्स लिया है या फिर स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर एक गिरावट का वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर जैसे
कोई अच्छा शेयर 200 रुपए के लेवल पे है तो आप वहां इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर वो टूट के 20% नीचे आता है, उसमें 30 से 40% की गिरावट आती है, तो आप वहां उतना ही पैसा लगाए जितना वहां से अगर वो और 10% नीचे टूटता है तो आप और लगा सकें। एक बार में सारा पैसा लगाना सही नहीं होता है, और कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा लंबे समय के लिए ही रखें, वहीं आपको अच्छा रिटर्न, अच्छे डिविडेंड्स, बोनसेस और स्प्लिट्स का फायदा देखने को मिलेगा। देखिए, एक सलाह होती है, एक बात है कि रिच पीपल हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा पैसा सेविंग अकाउंट में पड़े रहना ये किसी स्कैम से कम नहीं होता। वहीं एक पुअर माइंडसेट या अन्य जो कहते हैं ना कि जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जो सिर्फ एफडीज या सेविंग अकाउंट में पैसा रख के डरते हैं कि हम इसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं ये पैसा डूब ना जाए, तो जो नहीं करते वो सबसे ज्यादा बड़े रिस्क में है। तो कहते हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट, जो गरीब माइंडसेट है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करके खुश रहता है, और जो अमीर माइंडसेट है वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद खुश होता है। तो ये डिसीजंस आपके हाथ में है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और नए इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।